उसके लिए मैंने कुछ लाइन्स आई थी दिमाग में, जस्ट अभी जब मैं सेटअप कर रहा था तब एक लाइन आई थी कि मरते हुए को जीते देखा है, मरते हुए को जीते देखा है, और जिंदगी में मौत को देखा है, जिंदगी में मौत को देखा है, जिंदगी के रेखाओं को कभी ऊपर कभी नीचे जाते देखा है, और कहीं ना कहीं बस इसी के अंदर जिंदगी देखा है। तो ये जो पूरी लाइफ लाइन है सर, इसी के अंदर ऊपर नीचे एंड कभी खुशी में दुख आ जाना और दुख में खुशी आ जाना, इन सबसे हम बच के निकल नहीं सकते। सो ये जो आपने लाइफ लाइन सीरीज स्टार्ट किया सर, इसका एक बस सिंपल सा मैं सभी को बोलूंगा, जैसा अनिल सर ने बोला, पहले होता था चाय पे चर्चा, तो वो जो चाय पे चर्चा था उसको और इनोवेट करके और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके ही अनिल सर ये लाइफ लाइन की सीरीज स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे भी जैसा कि पहले कल मैसेज में भी लिखा था कि आप अपने कन्वर्सेशन और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लेके रेडी रह सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला जो सेशन है इस पार्ट का सर, कि ओमिक्रॉन एंड उसके साथ साथ ओमिक्रॉन रियल वर्सेस फियर, तो क्या क्या फियर्स आ रहे हैं, क्या क्या मिथ है सर, एंड जैसे ही एक नया वेरिएंट आता है मार्केट में हलचल थोड़ी सी मच जाती है कि लोगों के दिमाग में भी हलचल मच जाती है। तो क्या है सर ओमिक्रॉन और क्या उससे उतना डरने की जरूरत है? ओमिक्रॉन के बारे में भी बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल चीजों की। श्योर सर। देखो, लाइफ लाइन मतलब लाइफ के अंदर में जो प्रॉब्लम्स अप और डाउन आते हैं, आजकल एक थ्योरी चल रही है कि खुश रहा जाए, है ना, अपने आप को खुश रखो, जबरदस्ती खुश दिखाओ। मैं इससे थोड़ा हट के बात करता हूं। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती खुश रहने की, क्योंकि हर समय खुश नहीं रहा जा सकता, लेकिन शून्य रहा जा सकता है। मतलब शून्य से नीचे नहीं जाने देना है अपने आप को। अगर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मूड अच्छा नहीं है, तो मूड को डाउन नहीं होने देना है, कम से कम शून्य पे रहें। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो खुश रहने का दिखावा करते हैं, मतलब उनके अंदर में बहुत कुछ उथल पुथल मची होती है, लेकिन वो चेहरे पे एक स्माइल लेते हुए और स्माइल के साथ साथ एक बनावटी बातें करते हैं लोगों के साथ, और ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, और खासकर सोशल मीडिया पर। और उनके उस हंसते हुए चेहरे को या नकली खुशी को देखकर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। यस सर। राइट। तो मैं ऐसे में ये कहूंगा कि बस शांत रहो, शून्य रहो। नहीं कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, शून्य रहना इंपॉर्टेंट है। डाउन होना, जीरो से नीचे जाना सबसे खतरनाक है। yes. तो अभी जो बात हम कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, yes, पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट से एक बार दोबारा से रूबरू हो लूं। सुभाष जी, कैसे हैं आप? ग्रेट सर, ग्रेट। राजकन्या जी, आप अगर चाहें तो सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लें, क्योंकि हम इसे एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, कुछ बातें दिल से होंगी। सो हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन? बढ़िया। बढ़िया, गुड। शालिनी मैम, आप तो लेटे हुए हैं लग रहा है। आशा करता हूं आप भी बहुत स्वस्थ होंगे, जैसा आपका प्रोफेशन है। उसके साथ साथ शालिनी मैम की जो ट्रांसफॉर्मेशन की और इस जर्नी में जुड़ने की जो यात्रा रही, वो बहुत अच्छी रही। मैडम ने अपने ऊपर तो वर्क किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ वो अपने साथ साथ काम करने के साथ साथ जो चीजें सीख रही हैं, सबको सिखा रही हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी लाते जा रही हैं, अपने पेशेंट्स की लाइफ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। मनोज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अभी आप वो हाथ का घाव कैसा है? हाँ ठीक है सर। गुड। मनोज जी ने एक चैलेंज लिया था, कोरोना से रिकवर करने के बाद जो उनके घाव बन गए हैं उसको टोटली रिकवर करने का, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, और उन्होंने टोटली रिकवर किया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया था, बट विदाउट सर्जरी उन्होंने हीलिंग साइंसेस की मदद लेते हुए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की मदद लेते हुए, माइंड मेडिसिन की मदद लेते हुए अपने आप को हील किया। और ये चमत्कार हम सब कर सकते हैं,
क्योंकि हम सब के अंदर एक हीलिंग फोर्स है, हम सब के अंदर एक हीलिंग फोर्स है, और हम सब के आसपास एक डिवाइन पावर है। ये दो चीज मैं सर्वेश कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम सब के अंदर एक हीलिंग फोर्स है और हम सब के आसपास एक डिवाइन फोर्स है। एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है, लेकिन हम इन दोनों फोर्सेस पर बिलीव नहीं करते, इसीलिए लाइफ में डिजीज, बॉडी में डिजीज और लाइफ में परेशानियां पैदा कर लेते हैं। लेकिन जब आप इन दो फोर्सेस के साथ जुड़ जाते हो, इनर हीलिंग पावर एंड आउटर डिवाइन फोर्स, एक इंटेलिजेंस, तब आप रियल में अपनी लाइफ में मिरेकल्स करते हो किसी भी एस्पेक्ट्स में। यस। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में न्यूज आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अभी एक और नया रोबोट बनाया गया है, उसका नाम उन्होंने क्या, पहले सोफिया थी और अभी शायद अमेका नाम दिया है उन्होंने, कि वो आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ह्यूमन जैसे रहेंगे उसके, वो बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएगा। डेफिनेटली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। मेरी बिटिया एआई का अभी प्रिपरेशंस कर रही है, उसने कंप्यूटर में उसको एआई सब्जेक्ट मिला है, बहुत अच्छा कर रही है, और उसके साथ मेरा बहुत बार डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन का नतीजा एंड निष्कर्ष यही निकल कर आया, एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा एक खामियाजा यह है कि हम अपने इनर इंटेलिजेंस से कटते जा रहे हैं। दो इंटेलिजेंस से हम कटते जा रहे हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक खुद की इंटेलिजेंस के साथ और एक आउटर वर्ल्ड की जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उससे भी हम कट ऑफ होते जा रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन आया ना, स्मार्टफोन में सारे फंक्शन आ गए, मेमोरी इतना फास्ट हो गया, कैलकुलेटर आ गया, तो हमारी कैलकुलेशन की पावर खत्म हो गई। ऐसे ही जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फास्ट होते जाएगी, हम अपनी इनर इंटेलिजेंस के साथ कट ऑफ होते जाएंगे और आउटर इंटेलिजेंस। तो टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, लेकिन एक बैलेंस बनाकर कि उसके साथ साथ अपनी इनर इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ डेली कनेक्शन बनाए। राइट? ये डीप इनसाइट जो मुझे लगता है, जो मैं फॉलो करता हूं कि नहीं, मुझे डेली कम से कम 5 से 10 मिनट एक डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ और एक अपने इनर इंटेलिजेंस के साथ जुड़ना है। जब आप अपनी इनर इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं, तब आपको बॉडी में हीलिंग पावर जनरेट होता है, और जब आप डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ जुड़ते हैं, तो लाइफ की जो परेशानियां आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है माइंड के लेवल पर, वो आपको वहां पर मिलती है। राइट? यस सर। चलिए आते हैं थोड़ा टॉपिक पर, ओमिक्रॉन। यस सर। क्या है ये ओमिक्रॉन? देखो, मैं पहले कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा, फिर हम इसमें वो भी बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर शालिनी भी हमारे साथ हैं, वो भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वेरिएशन होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी जैसे डेल्टा वेरिएशन आया था, थीटा आया था, कोरोना के जब भी कोई वायरस की पेंडेमिक आती है तो धीरे धीरे वो म्यूटेट होता है। और ये म्यूटेट कैसे होता है? जब वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलता है, एक पर्सन से दूसरी उसमें जाता है, या कई बार वो एनिमल में चले जाता है और एनिमल से बाहर आया तो शायद उसमें म्यूटेशन हो गई। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर चला गया, जैसे एचआईवी पर्सन के अंदर, और वहां पर उसके अंदर कुछ जीन म्यूटेशन हो गया, तो वो नया विरुलेंट फॉर्म ले लेता है। तो वेरिएशंस तो बहुत सारे आए, लेकिन उसमें से डेल्टा वेरिएशन ऐसा था, वेरिएंट ऐसा था, जिसकी पैथोजेनिसिटी यानी विरुलेंस बहुत ज्यादा थी, कि वो डेथ ज्यादा कॉज कर रहा था। अब ओमिक्रॉन एक ऐसा चीज है जो साउथ अफ्रीका से मिला, लेकिन उसका कितना विरुलेंस है, पैथोजेनिसिटी कितनी है, वो अभी बिल्कुल भी नहीं मालूम है। जहां तक अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें सीवियरिटी नहीं है, उसका इन्फेक्टिविटी रेट, आर वैल्यू ज्यादा है, वो जल्दी स्प्रेड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर विरुलेंस नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका अंदाजा हमें कब पता चलेगा? कुछ दिनों में और ज्यादा। लेकिन हो क्या गया है कि जैसे ही WHO ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से शेयर मार्केट डाउन, सारे जगह पर फियर फैक्टर अगेन आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि WHO को इतना फास्ट इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसके वर्ड्स और उसके फैक्ट्स और उसके जो भी वो वक्तव्य दे रहा है, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए था?
कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी। अपनी अकल लगाइएगा, क्यों ऐसा जानबूझकर एकदम से पैनिक क्रिएट किया गया। हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ या कुछ लोग कहें कि नहीं, हम अवेयर करना चाहते थे लोगों को। अरे अवेयर आपको करना है तो आप अवेयरनेस के बारे में ऑलरेडी, जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आ गया था तब से लेकर अब ओमिक्रॉन आया, अभी तक डब्ल्यूएचओ कहां था? क्यों उसने प्रोटोकॉल्स नहीं बनाई? क्यों उसने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी नहीं किया चाइना का? क्यों उसने पेंडेमिक को लेकर गाइडलाइन पूरे वर्ल्ड के लिए जारी क्यों नहीं किया? क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा रहा है वो? लेकिन एकदम से बीच में आए और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ओमिक्रॉन का एक ऐसा फियर पैदा कर दिया गया। थोड़ा सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक दहशत का माहौल, जिससे फिर वापस इकोनॉमी भी और इकोनॉमी के साथ साथ लोगों की हेल्थ वापस डाउन आ जाए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ओमिक्रॉन एक्चुअल में है ही नहीं, ये एक्चुअल में है, एक वायरस है, उसके अंदर म्यूटेशन हुई है और म्यूटेशन होने के बाद वो इन्फेक्टिविटी के साथ स्प्रेड भी कर रहा है। लेकिन इस बात का अभी पता नहीं है कि ये कितना विरुलेंट होगा, और अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली माइल्ड डिजीज है। तो फिर जब इतनी सी बात है तो डब्ल्यूएचओ को एक बहुत प्यारी सी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। एक नया वेरिएंट पता चला है जिसमें घबराने की बात नहीं, और कुछ दिनों तक ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना। लेकिन उसको इस तरीके से बता देना, फिर वही वापस फार्मा, मीडिया कंपनी और डब्ल्यूएचओ, इनके रोल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं थर्ड बूस्टर डोज दिखाई देना शुरू हो गया। और जो कंट्री जितना अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, जितना मेडिकली एडवांस समझ रहा है, वो उतना ही ज्यादा फियर में है। इस बात को समझना होगा हम सबको। जितना आप इंटेलेक्चुअल होते जाते हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब नॉलेजेबल, नॉट इंटेलेक्ट के साथ जुड़े हुए, उतना ही आप और फियरफुल हो जाते हैं। जितना आप टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं उतना ही आप फियरफुल होते जाते हैं। सपोज सर्वेश, तुम्हारे पास सारा डाटा एक मोबाइल में है तो तुम फियरफुल हो जाओगे कि अगर ये डाटा उड़ गया तो मैं क्या करूंगा, तुम एक बैकअप लेके चलोगे। लेकिन अगर वो डाटा तुम्हारे माइंड में है तो तुम्हें कोई फियरफुल नहीं रहोगे, कि तुम्हें पता है कि मेरे पास है वो रिसोर्सेस। तुम एक ऐसी गाड़ी लेके जा रहे हो, फुली लोडेड है सॉफ्टवेयर के साथ और उसके साथ, और वो चलती है इलेक्ट्रिकल से, तो तुम फियरफुल रहोगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चल गई तो गाड़ी बंद हो जाएगी। yes, sir. लेकिन अगर तुम्हारे पास साइकिल है जिसमें तुम हाथ से चला सकते हो, पैर से चला सकते हो, तो तुम बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। तो यही चीज हमें समझने की जरूरत है। थोड़ा सा देखें आसपास क्या चल रहा है। yes, sir. इसमें कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत होगी वापस। yes, sir. कोरोना को लेकर शुरू में भी जब फर्स्ट वेव आई, अब शुरू में कोरोना आया तो एकदम से पैनिक हो गया था, एकदम मीडिया में माहौल आ गया था, और जो लॉकडाउन लगा वो लॉकडाउन भी बहुत जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था। अगर उस समय कोरोना को समझा जाता और थोड़ा सा लॉकडाउन बाद में लगाया जाता तो शायद जो लोग इधर उधर फंसे हुए थे उनको समझने का मौका मिलता और इतना ज्यादा चीजें गड़बड़ नहीं होती। अगर हम रिट्रोग्रेड एनालिसिस करें तो अब पूरे 2 साल के कोरोना का सेम टू सेम जब सेकेंड वेव आया जिसमें डेल्टा वेरिएंट था, उस समय हमने लापरवाही बरती और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। यानी दोनों बार हमारे डिसीजंस गलत हुए। अब ये तीसरी बार है, अब क्या करना है। कुछ लोग तो फर्स्ट वेव में कह रहे थे कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी डॉक्टर, सो कॉल्ड नेचुरोपैथी डॉक्टर, सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर, जो एक्चुअल में है नहीं, जिनको मेडिकल साइंस का एबीसीडी नहीं आता है, वो तो कह रहे थे मास्क भी मत लगाओ, वैक्सीन भी मत लो। उन्होंने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है। और मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं, इस प्रकार की बेवकूफी भी बहुत खतरनाक साबित होती है। तो हमें यह समझना होगा, अगर वो उस समय क्या बोल रहे थे कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, जब उन्होंने सेकंड वेव को देखा और डेथ्स दिखी तब उन्होंने अपने वक्तव्य बदल लिए। फिर उनका पूरा फोकस हो गया वैक्सीन की तरफ कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। और आज इस बात से हर कोई वाकिफ है कि वैक्सीनेशन लगाने से कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। भाई हम सब भगवान नहीं है। दूसरी बात, हम सब एक ऐसी इरा में रह रहे हैं जहां हरी वरी और करी है, जहां सबका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, जहां प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो सबकी इम्यूनिटी नॉर्मल से ऑप्टिमम लेवल से डाउन है। तो ऐसे में हम क्यों नहीं वैक्सीन का सहारा लें। हाँ, मैं कहां मना कर रहा हूं कि हम नेचुरोपैथी की चीजें फॉलो करें, मैं कहां कह रहा हूं कि मैं तो खुद फेवर करता हूं ना इन चीजों को,
लेकिन इन चीजों को गलत डायरेक्शन में भी नहीं लेके जाना है। लोग इन चीजों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लोगों का काम हो गया है, कुछ लोगों का काम हो गया है केवल पब्लिसिटी लेना, टीआरपी लेना, कुछ ऐसा बोलकर कि जिससे लोगों को मजा आए। लेकिन ऐसे में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सिंपल सी बात है, वेट करने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखते हैं ना क्या होगा, पता तो चलने दो। दो डायरेक्शन हो सकती है ओमिक्रॉन को लेकर। एक डायरेक्शन हो सकती है कि धीरे धीरे ये पता चले कि वापस सीवियर है या सीवियरिटी बढ़ती है, तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना होगा। और अगर ये बहुत ही माइल्ड रहा, एक मैसेज या एक रिसर्च ये भी बता रही है, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग बनकर आ सकता है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ब्लेसिंग कैसे बन सकता है कि अगर ये बहुत ही माइल्ड रहा सिम्टम्स और इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा रहा, तो ये एक फ्लू टाइप का बन जाएगा जो सबको होगा और सबके अंदर, जिनके अंदर अभी तक नहीं हुआ है उनको भी हो जाएगा और उनके अंदर एंटीबॉडीज आनी शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे से ये पेंडेमिक का अंत हो जाएगा कोरोना का, जो कहा जा रहा था कि अगले 4 से 5 सालों में होगा। और ये पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस बताते हैं, पास्ट 1920s में जब पेंडेमिक आया था उस समय भी इसी प्रकार से शटडाउन हुआ था धीरे धीरे। यानी एक बार हर्ड इम्यूनिटी आना बहुत जरूरी होता है। डेल्टा ने और वैक्सीनेशन ने ऑलमोस्ट काफी कुछ इम्यूनिटी ला दी है। अगर ये इस प्रकार का रहा तो इसे हम ब्लेसिंग कह सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसको इस तरीके से भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस में जा सकता है हमारे लिए। लेकिन अभी कहना एकदम जल्दबाजी होगा। अगर ये एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उन्हें क्रॉस करता है, नई एंटीबॉडीज नहीं पैदा होने देता है, सीवियरिटी हाई होती है, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में अभी कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैन मेड हैं, ये नेचर मेड नहीं है। नेचर मेड चीजों को समझा जा सकता है, मैन मेड को नहीं। ये मैन मेड एजेंडा है। अब ये सब तो मैन ही जान सकता है कि ये जो ओमिक्रॉन छोड़ा गया है, जैसे डेल्टा छोड़ा गया था, वो कितना सीवियर है, कितना स्प्रेड करेगा। तो ऐसे में हमें साइंस की मदद भी लेनी होगी और अपनी समझ की भी मदद लेनी होगी। बेवकूफी नहीं करना है। क्यों नहीं, सिंपल प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो करते हैं हम। इसमें नुकसान कितना है? कोई नुकसान नहीं है। यस सर। और अल्टीमेटली कोरोना तो हमें यही समझाने के लिए आया था ना, चाहे वो हाइजीन की बात हो, चाहे लाइफस्टाइल की बात हो, चाहे इन चीजों की बात हो, सबको फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें पास्ट के एक्सपीरियंसेस से गलतियां भी नहीं करनी है और पैनिक भी नहीं होने। सेकेंड फेज में पैनिक इतना हो गए थे हम सब कि उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होना शुरू हुआ और जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो गई। और जैसे ही हॉस्पिटल में बेड की कमी हुई, उसकी वजह से ज्यादा सेकेंड वेव खतरनाक हुई। बहुत सारे लोगों की डेथ तो बेड नहीं मिलने से हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ पैनिक की वजह से हुई। तो इस बार थर्ड में हमें ना पैनिक होना है, ना हमें हाहाकार मचाना है, ना क्राइसिस पैदा करनी है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी। अभी शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर मतलब ओवर क्राउडेडनेस। क्या हम कुछ दिनों के लिए शादियों में थोड़ी सी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते? क्या हम कुछ दिनों के लिए कुछ फंक्शंस को थोड़ा सा और नहीं रुक सकते? जब दिख रहा है ओमिक्रॉन है, तो 1-1.5 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर या बल्कि 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट काफी कुछ क्लियर होगा। तो इसमें थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा एहतियात, लेकिन पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये अपनी समझ है, मैं इस तरीके से ओमिक्रॉन को डील कर रहा हूं कि वापस थोड़ा सा विजिलेंट हो जाते हैं, समझदारी से काम करते हैं और देखते हैं लेट्स क्या होता है चीजें। श्योर सर। राइट, शालिनी मैम। हेलो। यस जी। मैम, आपका कुछ ओपिनियन ओमिक्रॉन को लेकर? या जैसा आपने ब्रीफ किया है कि ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, जैसे आर वैल्यू बहुत ज्यादा है और स्प्रेडेबिलिटी इवन मतलब मास्क अप्लाई किया हुआ है, स्टिल इट कैन गो टू बोथ द पर्सन इफ बोथ हैव अप्लाइड द मास्क, बट द mortality part and morbidity part is very less. One thing I want to address that it is having no general symptoms or no other symptoms also, body pain, anything, just it attacks your both lungs. So only LRTI kind of thing, the viral pneumonia, मतलब जैसे निमोनिया जो कि इस वायरस से हो रहा है ऐसा सिम्टम्स रहेगा। कई बार फीवर भी नहीं, कोई बॉडी पेन नहीं, कोई मैलेज मतलब जनरल बैड फीलिंग जो होती है, सारे कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेंगे और सिंपल निमोनाइटिस रहेगा। और एक चीज ये भी है इसमें कि अभी के प्रेडिक्शंस के हिसाब से कि ये लैब टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि
थ्रोट में नहीं वायरस ग्रो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, डायरेक्टली लंग्स में ही मल्टीप्लाई कर रहा है, बट इट विल बी लो ग्रेड काइंड ऑफ वायरल निमोनाइटिस। ऐसा अभी तक जो अनुमान और अभी तक की जो स्टडीज और रिसर्चेज हैं इनसे ये पता चला है। बाकी ये फियर भी, जैसा आपने ये बताया कि फियर फैक्टर तो है ही लोगों में, बट स्टिल मतलब वो जस्ट मीडिया में जो दिख रहा है ना वैसा फियर फैक्टर है। मतलब लोग अभी भी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग, बहुत सारी शादियां हो रही हैं और मतलब पूरी नॉर्मल तरीके से लाइफ में जो आगे हैं भूल चुके हैं जो भी आतंक हुआ था मार्च और अप्रैल में डेल्टा वेरिएंट का। जो शादी का एकदम नॉर्मल रूटीन, क्राउडिंग, ये सारी चीजों से थोड़ा सा अगर हम बच सकें, थोड़ा कम गैदरिंग में अगर अपनी सोशल चीजें कर सकें तो सबके लिए अच्छा है। बट ये एक अच्छा अनुमान है कि जो वैक्सीन लगा चुके हैं उनको मतलब ये जो डेल्टा वेरिएंट वाला जो एंटीबॉडीज है वो, लेकिन नॉर्मली ये जो एंटीबॉडी वाला जो थ्योरी है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्ट होता भी है तो इट विल बी अ कॉमन फ्लू लाइक सिंड्रोम इन ऑल द पॉपुलेशन। ऑल्दो इंडिया में वैक्सीनेशन रेट बहुत अच्छा है तो हर्ड इम्यूनिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 to 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत ज्यादा वैसा वाला जो मॉर्बिडिटी वाला पिक्चर जो था मार्च अप्रैल में या लास्ट सितंबर में तो उतना नहीं था फर्स्ट एपिसोड में, बट जो सेकेंड एपिसोड में जो इश्यूज थे वैसा नहीं रहेगा करके सभी का प्रेडिक्शन है। राइट। और बाकी कुछ जेनेटिक लैब टेस्टिंग भेजी जा रही है और डेली केसेस की रिपोर्टिंग की जा रही है, पर ये इतना ज्यादा मीडिया में सर्कुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि 10 केस राजस्थान में मिले या 10 केसेस दिल्ली में मिले, दिस इज जस्ट सिंपल सर्दी खांसी काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, आगाह करने की जरूरत है लोगों की कि इसमें नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल होम आइसोलेशन और ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो जा रहे हैं। बट स्टिल वी नेवर नो द अदर पिक्चर, धीरे धीरे पता चलेंगी सभी चीजें। राइट। यानी अगले 15-20 दिनों में इसके बारे में और पता चलेगा, पैनिक ना हो, क्लियर रहें, ज्यादा न्यूज ना सुने ओमिक्रॉन के बारे में क्या है। हाँ, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो हम नहीं करते हैं। ज्यादातर हम न्यूज सुनते हैं, पैनिक होते हैं और दूसरों को और पैनिक करते हैं, लेकिन जो अपने लेवल पे एक्शंस लेने होते हैं वो नहीं लेते। करेंगे वही सब जो सब लोग कर रहे हैं, यानी भीड़ में जाना, मास्क नहीं पहनना, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखना, वैक्सीन नहीं लगा है तो नहीं लगाना, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है प्लीज अब तो लगवा लीजिए। ठीक है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, लेकिन आप भगवान नहीं है, क्योंकि और ये जो वायरस है ये मैन मेड वायरस है, तो किसी की भी इम्यूनिटी को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, थर्ड बूस्टर डोज के लिए अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि सर मैं थर्ड बूस्टर डोज ले लूं क्या, ये कर लूं क्या। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, एक हमारे अपने खुद के इम्यून सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी पे फिर से ध्यान देना शुरू करें, फिर से लाइफस्टाइल अच्छा करें, फिर से लाइट स्टार्ट योगा मेडिटेशन, फिर से हेल्दी डाइट, फिर से प्रॉपर स्लीप। ये तो बहाना है ना एक ओमिक्रॉन का। लेट की ओमिक्रॉन को हमें सुधरने का एक मौका और देते हैं। जो वापस पिछले 3-4 महीनों में दिनचर्या गड़बड़ा दी थी, फिर से आउटर दुनिया के चक्कर में फिर से उसे लाइन पटरी पे ले आते हैं। एक प्लस की चीज हो जाएगा। और वैक्सीनेशन अगर नहीं ली है तो ले ले, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी को डाउट है कि मुझे थर्ड डोज लेना है नहीं लेना है, तो फिर आप उसमें आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा के देख सकते हैं। IgG, आपका टाइटर कितना है, टाइटर अगर कम हो गया है तो उसमें कुछ लोग ले रहे हैं थर्ड बूस्टर डोज। लेकिन मैं अभी भी कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा थर्ड बूस्टर डोज के बारे में। केवल एंटीबॉडीज बनाना ही इम्यूनिटी का रोल नहीं है। इम्यूनिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग इम्यूनिटी को गलत तरीके से लेते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी जब आपका हीमोस्टेसिस में रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। लेकिन अगर आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब है, अगर आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, एंटीबॉडीज भी हैं, तो भी आपको वायरस पकड़ सकता है। तो केवल एंटीबॉडी टाइटर पे डिपेंड ना करें, आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट का खुद अंदाजा लगाएं कि आप ओवरवेट तो नहीं है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी तो नहीं है, मोशन ठीक से होता है कि नहीं होता है, भूख ठीक से लगती है कि नहीं लगती है, स्लीप ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, बॉडी के पैरामीटर्स, वाइटल ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है। अगर आपके ये चीजें अब नॉर्मल चल रही हैं तो इनको पहले ठीक करें, फिर आप एंटीबॉडी टाइटर्स और उसकी तरफ जाएं। अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ, बातों पे ना जाओ। एग्जैक्टली सर। सो सर,
मैं जो नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्सेशन का जो स्टार्ट हो चुका है, डॉक्टर शालिनी मैम ने बहुत अच्छे गाइडेंस दिए। सो यहाँ पे एक इसी के साथ साथ सर मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब भी जो भी बात कर रहे हैं, जिनका भी टर्न आ रहा है, वो एक चीज जरूर बोले कि हम अगला टॉपिक जो है, आप क्या किन किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और क्या हम आपके साथ शेयर करें जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो शालिनी मैम से सर अभी आपने बात किया था, मैं शालिनी मैम को एक बार फिर से इन्वाइट करना चाहूंगा। शालिनी मैम। हाँ हाँ सर्वेश। तो मैम मैम पहले तो बहुत अच्छा शो रहा था और बहुत ही अच्छी लाइफ जर्नी आपकी लोगों को पता चली। मैम एक रिक्वेस्ट है कि अगला टॉपिक जो लाइफ लाइन विद डॉक्टर अनिल है मैम, वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं? अपनी वाइब्रेशन और अपनी एनर्जी कैसे हमेशा इंक्रीज करके ही रखें कांस्टेंट। जैसे अभी उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप शून्य पे चले जाएं पर नेगेटिव पे मत जाएं। यस मैम। तो उसी के बारे में, जैसे हम नॉर्मल हमारा कंसेप्ट है कि योगा मेडिटेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा न करें, लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ा लें, इन्हीं सब चीजों पे वाइब्रेशन हम हमेशा अपनी हाई कैसे रखें, मुझे लगता है इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस। ओके मैम। मतलब हाँ, इस पे और भी कुछ चीजें जैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में। डाइट है, फूड चार्जिंग है, वाटर चार्जिंग, उसके अलावा मेडिटेशन, योगा और जो ची साइकिल है, एनर्जी साइकिल, उसके अलावा भी जैसे आपकी एनर्जी अगर बहुत ड्रेन होती है, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो आप कैसे उसको, और भी क्या तरीके हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें। राइट सर्वेश, नोट डाउन करें कि एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज, एनर्जी चार्जिंग एक्टिविटीज एंड एनर्जी चार्जिंग टेक्निक, हाउ टू रिमेन फिट एंड एनर्जेटिक ड्यूरिंग योर स्ट्रेस्ड डे टू डे लाइफ, जो आपका प्रोफेशनल डिमांड्स है जी। और एक और कि ओवर थिंकिंग के लिए भी हम क्या करें, मतलब कई जैसे लोग बहुत ऐसे इमोशनल और सेंसिटिव रहते हैं, तो हम कैसे अपने वेगस नर्व, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कैसे थोड़ा सा ऑन करके रखें, कुछ टेक्निक या कुछ ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा आपने आइडियाज दिया, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, और उसके अलावा कि हम कैसे अपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बैलेंस बनाकर रखें। जी जी, बहुत अच्छा। कई बातें बहुत सारी आपस में जुड़ी भी हुई हैं। देखिए, लाइफ लाइन जो ये शो शुरू किया गया, इसका मकसद ही यही है कि यहाँ खुल के बात होगी और कुछ टॉपिक को हम टेक्निकली एक्सप्लेन करेंगे, साइंटिफिकली, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताएंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें कोई भी फैक्ट्स को पहले साइंटिफिकली समझना होता है। एक होता है कंटेंट और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। ध्यान से सुनिएगा ये बात, किसी भी कंटेंट का कंटेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है कि जो भी बातें कही जा रही हैं वो किस संदर्भ में कही जा रही हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एक कंटेंट को दूसरे कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं और उसका गलत मीनिंग ले लेते हैं। तो हमेशा जब भी कोई नॉलेज सुन रहे हैं, कोई फैक्ट सुन रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई कंटेंट ले रहे हैं, चाहे वो बुक से चाहे सोशल मीडिया से, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर कर लें। एक कंटेंट एक कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो गलत हो सकता है। और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इस समय में इंफॉर्मेशन की भरमार है, तो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन में से अपने काम की नॉलेज लें, बेकार की नॉलेज नहीं कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। जो नॉलेज आपको रियल में चाहिए, चाहे वो आपके डाइट से रिलेटेड हो, चाहे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी हो, लेकिन क्या लेना है ये चॉइस आपकी है। तो सेलेक्टिव कंटेंट लेना और सेलेक्टिव कंटेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है आज के लिए। दूसरा पॉइंट, लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड। ये जो हिप्नोसिस से भरी हुई दुनिया है, जहां हर समय भय का वातावरण है, जहां पर बार बार चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया जाए, ऐसे में हमें कॉन्शियस होकर अपने माइंड को हैक होने से रोकना है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या लोग आपके आसपास के हों। तीसरा पॉइंट, दिन में 2 बार कॉन्शियस माइंड को बंद करके सब कॉन्शियस स्टेट में जाना है, जिसमें बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं रहेंगे। एक नींद और एक मेडिटेशन, स्लीप
मेडिटेशन, टोटल कॉन्शियस माइंड बंद और टोटल सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना। यस सर। सर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब जहां भी अति होता है वो नुकसान ही करता है जिस भी चीज का। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सीखने का और जानने का भी अगर हम अति कर दें तो वो भी हमारे लिए नुकसान का कारण बनता है। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि ज्ञान का लाभ उसके उपयोग में है। अगर आप ज्ञान ले रहे हैं, आज यहाँ पे बहुत सारी बातें कितने बार ऐसा होता है ना सर कि हम यहाँ पे सीख तो लेते हैं लेकिन सीखने के बाद शायद उसको इम्प्लीमेंट या फॉलो नहीं करते हैं। मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि एज सून एज जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ है लाइफलाइन में डॉक्टर अली, ये चलता रहेगा, बहुत सारी बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो ज्ञान का लाभ उसके उपयोग में है, आप जो भी यहाँ से सीखें उसको अप्लाई जरूर करें अपने लाइफ में। सर नेक्स्ट आप किसको इनवाइट करना चाहेंगे? थैंक यू शालिनी मैम। मनोज पांडे जी दिख रहे हैं मुझे, श्योर इनसे सर। भी बात किया जाए, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। सर अनम्यूट कर लें खुद को, सर अनम्यूट कर लें खुद को। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या हो गया। हेलो। हाँ जी Yes, पांडे sir. जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग नमस्कार। सर्वेश जी। गुड एक्चुअली इवनिंग। हाँ, एक महीने से मैं नहीं था, एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम था। पिताजी 85 ईयर्स प्लस ओल्ड हैं, तो मैं उनके देख रेख में चला गया था। तो उनका भी प्रॉब्लम था, किडनी क्रिएटिनिन लेवल वगैरह बढ़ गया था, हार्ट अटैक भी आया था। तो मैं रांची मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट था 15 दिन उनको लेकर। ओके। तो उसमें भी उसी में मैं व्यस्त था। कैसा अनुभव रहा आपका हॉस्पिटल के अंदर का? एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर तो रियली हॉस्पिटल एज ए फिजिकल पैरामीटर देखें तो अच्छे थे, लेकिन अभी स्पिरिचुअल पैरामीटर में अगर हम जाएं तो रियली हमने देखा कि 80% जो है, जो हम लाइफ कैंपस से जो समझ सकते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, 80% पैरामीटर्स को। राइट। हमने अनुभव किया और उसको हमने शेयर भी किया। कुछ जो डॉक्टर से रहते रहते कुछ अच्छे भी संबंध बन गए। तो और मैं इवन कुछ आप लोग आपके बारे में भी बात किया, 2-4-5 मिनट की समय आया तो तो उन लोगों ने कहा जी चलिए अभी अच्छे लोगों से आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा और अच्छा लगा रियली आई फील। बिल्कुल। मनोज जी, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मनोज जी का एक्सपीरियंस है, लाइफ में हॉस्पिटल से हर किसी को रूबरू होना पड़ता है 1 या 2 बार, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए। और हॉस्पिटल के अंदर का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक होता है कई जगह पर, ऑलमोस्ट कई जगह पर, कि आप एकदम असहाय महसूस करते हो, क्योंकि आपको मेडिकल साइंस की कोई नॉलेज नहीं होती। आपको बस लगता है कि डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये मेडिसिन लिख के जा रहे हैं, ये वो किया जा रहा है, क्या चल क्या रहा है, प्रोग्नोसिस क्या होगा, कब ठीक होगा, क्या होगा। प्लस फाइनेंशियल बर्डन होता है कि इधर से आपका एक मीटर चालू हो गया, पैसा निकलना शुरू हो गया। दूसरा, आप जिस वर्क में थे, प्रोफेशन में थे, वहां से आप लीव लेके बैठे हुए हैं। तो ये 3-4 चीजें हर किसी की लाइफ में हॉस्पिटल के दौरान चलती हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव रहा कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। पहला मॉडिफिकेशन, एक ऐसा पर्सन जो वन पॉइंट कांटेक्ट हो, जो पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को उसकी डिजीज के बारे में सारे लेवल पर काउंसलिंग कर सके। यस। अगर ये नहीं रहेगा, वो पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर के पास क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उसके पास समय नहीं होता। ये बीच की कड़ी डेवलप की जा सकती है जो बहुत अच्छे से समझाएगा। लेकिन ये ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनको सुनने की आदत हो, जो पेशेंस रखते हो, और जो पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट की काउंसलिंग केवल एक डायमेंशन में नहीं, स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी कर सके। यस। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल के अंदर का एनवायरनमेंट कुछ नेचुरल होना चाहिए, टोटल आर्टिफिशियल नहीं। उसमें कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए, कुछ उसमें स्पिरिचुअल पिक्स होनी चाहिए, कुछ एनर्जेटिकली वाइब्रेंट होना चाहिए, ताकि वहां का ऑरा, क्योंकि वहां पेशेंट्स होते हैं और पेशेंट नेगेटिव एनर्जी के साथ आते हैं, तो हर दिन 1000 पेशेंट आ रहे हैं तो हर दिन वहां पे नेगेटिव एनर्जी छोड़ी जाती है। तो ऐसे में हम स्टरलाइजेशन तो करते हैं, क्लीनिंग तो करते हैं, बट क्या हम वहां के ऑरा को भी क्लीन करें? यस, ये करने की जरूरत है। अगर ऑरा क्लीन रहेगा तो आप उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर पेशेंट पॉजिटिव फील करेगा। इस लेवल पर मैं काम कर रहा हूं कि आने वाले समय में हॉस्पिटल्स के साथ हम मिलकर, लोग NABH एक्रेडिटेशन करवाते हैं, लोग अपने हॉस्पिटल के अंदर वाईफाई सिस्टम लगवाते हैं, इंटीरियर करवाते हैं, लेकिन ऑरा का इंटीरियर करवाया जाए। उसके अंदर में कुछ ऐसी चीजें लाए जहां से एनर्जेटिकली बैलेंस हो और
स्टाफ मैन पावर के अंदर इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम लाया जाए, बीच में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर पर्संस को जोड़ा जाए जो कड़ी का काम करेंगे मेडिकल साइंस के और अदर साइंसेस और पेशेंट और उसके बीच का जो रिलेशन है उसे और बेहतर करने में। राइटली सर, थैंक यू रियली। मैं ये चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों के साथ रहते रहते ये सब चीजें वही ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर ए के वैद सर नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने बात ही नहीं करते थे वो आकर चैम्बर में। ये जो आपने कहा सर, ये 1 मिनट 2 मिनट आप उससे कम्युनिकेशन बना कर रखिए, ताकि वो उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता, जिससे और पैनिक हो जाते हैं लोग अटेंडेंट। तो हमारे एक मित्र हैं, वो आईसीयू इंचार्ज हैं बेंगलोर में, Yes. है ना, वो हमारे साथ शिवयोग में भी थे। उनका आईसीयू जब मैं उनके यहाँ विजिट किया, बहुत बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हैं वो, तो उन्होंने आईसीयू को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आईसीयू बहुत बड़ा है, छोटा छोटा नहीं है, और पेशेंट के अटेंडेंट को 2 अटेंडेंट को आईसीयू में आने देते हैं, और ग्रीन पौधे लगाए हुए हैं, मंत्रोच्चारण होता है वहां पर। तो आईसीयू में जाने से ऐसा लगता है कि आप मंदिर में आ गए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आईसीयू में आ गए। उस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उसे क्रिटिसाइज भी किया कि आपने प्लांट अंदर लगा दिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, आप अटेंडेंट को बुला रहे हो, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसे इन्फेक्शन नहीं होगा, और जब हम वाइब्रेशन और प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करेंगे, भैया आप अटेंडेंट आ रहा है तो अटेंडेंट को भी कपड़े चेंज करवा के बुलाइए, लेकिन अटेंडेंट के आने से पेशेंट का जो मॉरल बूस्टअप होता है वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। एक पेशेंट और एक अटेंडेंट अगर आईसीयू में रहे तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। मंत्रोच्चारण और ग्रीन प्लांट्स, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इंडोर लगा सकते हैं, और उसमें अगर आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन रखेंगे, सरफेस को टच नहीं होने देंगे, तो कोई बैक्टीरिया फंगस उसमें ग्रो नहीं करेगा। तो ये प्रोटोकॉल्स ऐड ऑन करने की जरूरत है। मैं कर रहा हूं रिसर्च इन चीजों पर। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये अप्रोच, होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच इंप्लीमेंटेशन होगा। उसमें केवल मैन पावर ही नहीं, एनवायरमेंट भी चेंज किया जाएगा। थैंक यू सर, बेस्ट विशेष फॉर सच ए हाई विजनरी थॉट। रियली ऐसा हो तो शायद 50% तो पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, 50% ही दवा की जरूरत पड़ेगी। मनोज वर्मा जी, कैसा एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग आईसीयू? यस सर। कैसा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का? मेरे तो बहुत ही भयंकर कंडीशन थी उस समय। मतलब मैं एडमिट था तो मेरे जिस वॉल साइड में 4 बेड थी, 4 में से एक साइड तो क्या बोलते हैं वो ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया था। राइट साइड है जिसमें उसमें डेली एक बॉडी निकलती थी, डेली करे। और वो आईसीयू का एक ये ऐसा था कि मेरे एक साइड में डेली का था, मतलब कंटिन्यू, जब भी नींद खुले या रात में या दिन में, क्योंकि सोने का तो कोई टाइम नहीं था, जब भी खुले तो एक बॉडी लास्ट स्टेज चलता था, जो उनका प्रोसेस होता है। ये तो बहुत ही था, दहशत भी बहुत थी वहाँ पर। मैक्सिमम लोग कुछ तो यह है कि जो वेंटिलेटर जो मास्क लगाते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, जो जब इसमें जब एयर आता है तब अंदर लेना, नाक से लेना। मैंने 90% लोगों को देखा था सब मुंह से ही लेते थे। मुंह से ले रहे हैं तो गला सूखता था, फिर उसको निकाल के पानी पीते थे। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम थी वहाँ पर। राइट। तो ये मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया था। हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आईसीयू में ये होती है कि जब पेशेंट को ये पता चलता है कि मेरे बगल वाला डिस्चार्ज हो गया, मतलब डेथ हो गई उसकी, तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। उसको लगता है कहीं मेरा नंबर नेक्स्ट तो नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल में ये शामिल होना चाहिए कि एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट की डेथ के बारे में ना पता चले, उन्हें बल्कि फॉल्स न्यूज सुनाई जानी चाहिए कि आपके बगल वाला डिस्चार्ज हो गया, उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा प्राइवेसी सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए आईसीयू के अंदर, क्योंकि ये मेंटल ट्रॉमा बहुत खतरनाक ट्रॉमा होता है हर पेशेंट के लिए। और मेंटल बूस्टअप करने के लिए एक अलग से जैसे नर्सिंग स्टाफ के राउंड्स होते हैं, ऐसे ही एक स्पेशल काउंसलर के राउंड होने चाहिए जो पेशेंट को मोटिवेट करेगा। इन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरे फादर इन लॉ जब एमएमआई में एडमिट थे, वो एक रूम में 3 पेशेंट थे, तीनों कोरोना के पेशेंट, लेकिन हम उनसे टेलीफोनिकली बात करके, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर था तो मैंने उनको फोन अलाउड करवा दिया, और फोन के द्वारा मैं तीनों की काउंसलिंग करता था। और वो तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि एक दूसरे का ख्याल रखते थे।
चाहे सिस्टर मिले, पैरामेडिकल स्टाफ मिले या ना मिले, खाना खाया कि नहीं खाया, खाना उसके लिए आया कि नहीं आया, उसको कैसा लग रहा है, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम बन गया था तीन, और तीनों के तीनों रिकवर करके गए। Yes. तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिन्हें तब्दीलियां करने की जरूरत है आने वाले समय में हॉस्पिटल में, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हर किसी का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस एक बैड पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, और अगर इसे प्लीजेंट एक्सपीरियंस बना दिया जाए तो बहुत कुछ हम लाइफ में अच्छा अचीव कर पाएंगे हॉस्पिटल्स में भी। एग्जैक्टली सर। सर इसी के साथ में मनोज सर, नेक्स्ट शो जो आने वाले हमारे सीरीज में है, उसमें आप कौन सी ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? मनोज वर्मा सर पहले मेरे आप, को फिर मनोज पांडे सर। तो हाँ, हेलो। जी हाँ जी जी। सर। अब मैं तो सारे एपिसोड ही अच्छे लगते हैं तरह से, और मैंने अभी तो ये हो गया है कि जब मेरे को कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अनिल सर के ही केस मेरे उसमें आता है कि समय ऐसे सिचुएशन पे क्या करना है। ये अभी अभी लेटेस्ट है, एक घटना हुई थी उसमें, और मतलब किसी को मैंने पैसा दिया था 2 दिन के लिए, मंगा, वो दिया नहीं मेरे को रिटर्न। तो एक चीज बताया था, सर यार लड़ लो या चुपचाप बैठ जाओ। मैंने कुछ दिन तो ट्राई किया, फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मिलेगा ही, और इसमें कूल होकर अपने आप को करना चाहिए। और वो कूल रहा फिर, तो उसके बाद फिर वो हो गया ठीक ठाक। ठीक, पैसे को लेकर मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा मनोज जी, जब भी आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो ये सोच के दें कि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और ये पैसा अगले जन्म में मिलेगा। अगर इस इंटेंशन के साथ देंगे तो आप कूल रहेंगे, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ दे रहे हो कि ये वापस मिल जाएगा 6 महीने में, 8 महीने में, ये व्यक्ति सच बोल रहा है, तो आप अपने लिए एक परेशानी पैदा कर रहे हो और एक रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। बेटर है प्रोफेशनल वे में पैसा दें, जब भी दें लोन के फॉर्म में लिखा पढ़ी करके, सामने वाले को जरूरत हो या किसी को भी, ताकि एक प्रोफेशनल रिलेशन खराब ना हो। जैसे आप बाकी चीजों में प्रोफेशनल रहते हैं, पैसे के मामले में टोटली प्रोफेशनल रहें, नहीं तो आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों जगह डिस्टर्ब होंगे। हाँ, वही मैं समझा सर कि इसमें कड़वी सच्चाई है। हाँ, ये इसमें हम बेवकूफ बन गए, वो तो होशियार हो गए निकल। बस, तो ये आगे के लिए सीख ले लीजिए। डन सर। Right. मनोज पांडे सर, Topic? एक टॉपिक, हाँ सर, एक टॉपिक ऐसा रहेगा कि हाउ वी ट्रांसफरेबल टू ट्रांसफॉर्म द एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड टू ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी टू डेवलप आवर एबिलिटी, एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। राइट, एडवर्सिटी इन अपॉर्चुनिटी। each and every adversity में how you could able to identify opportunity. यस सर, अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर। राइट, Yes. राइट। यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इंटरनेट पे ट्रेनर्स की भरमार है, नॉलेज की भरमार है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि बेफालतू की नॉलेज मत लीजिए, क्योंकि बेफालतू की नॉलेज कई बार आपके दिमाग में एक मोर कंफ्यूजन, मोर एनालिसिस पैदा करती है, और वो एनालिसिस कॉजेस पैरालिसिस बना देती है। बेफालतू की किताबें भी मत पढ़िए। क्यों पढ़ना है? कोई भी बुक पढ़ने से पहले उसका पहले समझ लीजिए कि मुझे क्यों पढ़ना चाह रहा हूं, इससे मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे इससे किसी को सिखाना है, या मैं अपने लिए सीख रहा हूं, इसको लाइफ के किस फील्ड में इंप्लीमेंट करूंगा, या केवल मैं इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहा हूं। पहले क्लियर कर लें। भाई आपको कॉमिक्स पढ़नी है तो आप इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कॉमिक्स को कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हो, उसमें से कुछ ज्ञानवर्धन करूंगा तो नहीं होगा। कॉमिक्स का मतलब है बहुत सारी ऐसी फालतू आलतू बुक्स, नॉवेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यू पॉइंट, और 5 डिफरेंट व्यू पॉइंट आपने सुन लिए तो आप और परेशान हो जाओगे। एक ट्रेनर ये कहता है, एक ट्रेनर वो कहता है, एक कहता है पैसा कमाओ, एक कहता है सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दो, एक कहता है हीलिंग करो, एक कहता है मेडिकल साइंस के साथ जुड़ो। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। सबसे बड़ी नॉलेज है अपने इंटेलेक्ट की नॉलेज। मेडिटेशन करिए, अपने इंटेलेक्ट के साथ जुड़िए, जर्नल लिखिए, गॉड की डिवाइन इंटेलिजेंस को अपने साथ लेके चलिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। गूगल पे या आर्टिफिशियल नॉलेज पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कम से कम रिलाई करें। राइट नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज बहुत कम है, और राइट नॉलेज और ऑथेंटिक नॉलेज को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं।
ऑल्टरनेटिव साइंसेज में, हीलिंग साइंसेज में ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू मेडिकल साइंस। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं ये बात। मैंने जितने अल्टरनेटिव साइंसेज, हीलिंग साइंसेज के लोग मिले, उसमें चीटर ज्यादा है, सही लोग कम रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई साइंटिफिक नहीं है। हाँ, वो अपने तरीके के लिए तोड़ मरोड़ रहे हैं उसे। मेडिकल साइंस में कम से कम अच्छी बात यह है कि जो भी नॉलेज है वो ऑथेंटिक है, गूगल पे लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। अगर एक डॉक्टर एक बात कहेगा, दूसरा डॉक्टर भी वही बात कहेगा, तीसरा भी वही बात कहेगा, आप उसे जज कर सकते हैं सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेकर। आप एक चक्र विज्ञान के आदमी के पास चले जाइए, एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, चौथा कुछ और कहेगा, और 4 व्यू पॉइंट लेके आप चक्रों में कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी लाइफ चक्रघिन्नी बन जाएगी। समझ रहे हैं बात? सेम टू सेम हीलिंग साइंस, सेम टू सेम डाइट, सेम टू सेम न्यूट्रिशन। कोई कहेगा शक्कर कम खाइए, कोई कहेगा गुड़ ज्यादा खाइए, कोई कहेगा फैट खत्म करिए, कोई बोलेगा ये डिटॉक्स पीजिए। हर किसी का अपना एक मोटो है, और आप अल्टीमेटली परेशान हो जाओगे। जो हाथ लग गया सर, बस उसकी मार्केटिंग, बस उसके लिए जो पिच बन जाए वो कर देना है। तो सच्चाई ये है कि सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके पास में है। समझिए राइट नॉलेज को। लाइफ लाइन का मकसद यही है। यहां मैं सच्ची बात बोलूंगा, कड़वी बात बोलूंगा, बहुत सारी नेगेटिव बात भी बोलूंगा, किसी को बुरी लगे तो लगने दो। क्यों? क्योंकि मैंने इन फील्ड को भी एक्सप्लोर किया। जैसे मैंने मेडिकल साइंस को एक्सप्लोर किया, उनकी कमियां निकाल कर समझा कि वहां पे कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही मैंने अदर हीलिंग साइंसेस को भी समझा, वहां भी लिमिटेशन है। एक तरफ हम बोलते हैं कि अदर साइंसेस की, जो मेडिकल साइंस की मेडिसिन नहीं सेल करनी है, बहुत मेडिसिन हो गई है। एक तरफ ऑल्टरनेटिव साइंसेस में भी यही चल रहा है कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ। दवाई के बिना क्यों नहीं खा सकते? हमारे अंदर एक फार्मेसी की मार्केट है, हमारे अंदर एक हॉस्पिटल है, हमारे अंदर एक फार्मेसी यूनिट लगी हुई है, उसे क्यों नहीं एक्टिव करते? ठीक है सर्वेश, बस बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, रियली आप जो कर रहे हैं, आज 80% ऐसा देखने को मिल रहा है कि अर्ध सत्य, माने कॉन्टेक्स्ट, जो कंटेंट किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो हटा दिया जा रहा है। हाँ, अर्ध सत्य पूर्ण सत्य से भी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है। रियली आपने जो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की बात कही, ये होना जरूरी है, दोनों को मिलना। तो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। कॉन्शियस कब रहना है, सब कॉन्शियस कब रहना है, कब हिप्नोटाइज होना है, कब नहीं होना है, चॉइस आपकी है। एग्जैक्टली। फियर में कब रहना है और कब नहीं रहना है, ये भी चॉइस आपकी है। यस सर। सर थैंक यू मनोज सर। एंड स्मिता सिंघल मैम मुझे दिख रहे हैं। यस सर। स्मिता सिंघल जी हमारे पुरानी स्टूडेंट हैं, इन्होंने एनएलपी भी किया था, बहुत अच्छी योगा ट्रेनर है, बहुत अच्छे इंसान है, बाय हार्ट, रायगढ़ से हैं। स्मिता जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया सर, एंड थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ी, बट सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है आप जो कुछ भी बता रहे हैं। और बेस्ट थिंग इज सर, जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। इतना क्लैरिटी और इतना डेप्थ के साथ, और एकदम ट्रू, मतलब जो हार्ट को छू जाए ऐसी चीजें। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सर कि आपको सुन सकूं, बट टाइम ऐसा रहता है, उस समय मेरी क्लास रहती है और हमेशा क्लैश हो जाती है। बट आज मुझे मौका मिल गया था, तो मैं बोली इस मौके को जाने नहीं देना है। राइट। कोशिश करेंगे सर्वेश कि इन जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, इन्हें ग्रुप में शेयर कर दें। जिनको देखना है वो देखें, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी टाइम की वजह से या उस समय पर नहीं आने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, वो देखें। मेरा काम है सच बोलना, सच बोलेंगे, प्यार के साथ बोलेंगे, थोड़ा कड़वेपन के साथ भी बोलेंगे। एक डॉक्टर हूं तो कड़वी दवाइयां भी कुछ कुछ खिलाएंगे, लेकिन अल्टीमेट रोल हेल्दी हैप्पी यू। एग्जैक्टली सर। और स्मिता मैम, आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक को सुनना चाहते हैं? एक बहुत अच्छा सजेशन शालिनी मैम ने दिया था, वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, कि अपनी वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाएं, एंड कोरोना काल के लिए अपनी वाइब्रेशंस को, आगे के थर्ड वेव के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए वी हैव टू लिफ्ट अप आवर स्पिरिट्स एंड आवर वाइब्रेशंस, और दैट वाज द बेस्ट थिंग।
मुझे वो टॉपिक भी बहुत पसंद आया और मुझे सर का एक सजेशन बहुत अच्छा लगा। सर ने जो हॉस्पिटल से रिलेटेड बताया कि स्पिरिचुअली एक हॉलिस्टिक वे ऑफ अप्रोच हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई ट्राई कि मैं ऐसा कुछ जाकर हॉस्पिटल्स में बात करूंगी रायगढ़ में, जिससे मैं उनको जाकर कुछ अपनी ओर से कुछ इनपुट्स दे सकूं पेशेंट्स को, और डॉक्टर से मैं जाकर खुद पर्सनली भी बात करके आऊंगी। दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया। एक विजन मिला मुझे आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर। अपने आप को डेवलप करें, अपने अंदर इतना पेशेंस और इतना समझ लेकर आए कि डॉक्टर आपसे इन्फ्लुएंस हो और वो डॉक्टर आपको पेशेंट दे सके कि यस ये लीजिए, आप इन्हें समझाएं। मैं चाह रहा हूं कुछ लोगों को ऐसा डेवलप करना जो एक लाइफ कोच की तरह है। लाइफ कोच बहुत सारे हैं, मुझे वैसे लाइफ कोच नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो स्पिरिचुअली मैच्योर हों, मेंटली स्ट्रांग हों और इमोशनली बैलेंस्ड हों, और जो पैशनेटली प्रोफेशनली इस वे में काम करना चाहें। फ्री में काम नहीं करेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूं। चार्जेस लेंगे। जब एक डॉक्टर पैसा लेगा, एक नर्स पैसा लेगी, एक काउंसलर भी पैसा ले सकता है, क्योंकि बिना मनी के कोई चीज नहीं होती। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो लोग डेवलप हों ताकि इस प्रकार की जो चीजें अभी हो रही हैं सोसाइटी में, उन्हें अपन चेंज करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ, पूरी दमदारी के साथ, विद प्रोफेशनल फीस, नो चैरिटी। सर इसमें आप एक पैकेज डेवलप करिए कि हाउ वी शुड गो एंड इंटरेक्ट विद द डॉक्टर्स एंड व्हाट वी शुड पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। हमें क्या उनसे क्या शेयरिंग करनी है और आगे चल के उनके साथ हमें कैसे इंटरेक्शंस करने हैं और क्या क्या प्रोवाइड करना है हॉस्पिटल में। मैं इस पे वर्क कर रहा हूं। हाँ राइट। क्योंकि जो MBBS अप्रोच है, माइंड ब्रेन बॉडी सोल, ब्रेन और बॉडी को डॉक्टर्स बेस्ट जानते हैं, उसके बारे में आप उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन माइंड और सोल के बारे में डॉक्टर्स कम जानते हैं। और माइंड ब्रेन बॉडी सोल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसी प्रकार से जब आप डॉक्टर के साथ जुड़ेंगे कि सर मैं इनके माइंड पे काम करूंगी, मैं इनके सोल पे काम करूंगी, मैं इनके एनर्जी पे काम करूंगी, ब्रेन और बॉडी को आप हैंडल करिए और मैं आपके साथ मिलके काम करूंगी, आपके लिए उसे पॉजिटिव बनाऊंगी, मेडिसिन के लिए पॉजिटिव बनाऊंगी और रिजल्ट्स इकट्ठे मिलेंगे, तब ये चीजें मैटेरियलाइज होंगी। मैं कर रहा हूं प्रयास, धीरे धीरे आप देखिएगा ये बहुत जल्दी MBBS कोर्स की फॉर्म में आ रहा है। और MBBS हमारा टैगलाइन ट्रेडमार्क की फॉर्म में रजिस्टर्ड हो चुका है, माइंड ब्रेन बॉडी सोल अप्रोच, द कंप्लीट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस सर, आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आपके मन में जो भी विजन्स हैं, जो भी मिशंस हैं, वो कंप्लीट होते जाएं, क्योंकि हम आपके साथ साथ ही चल रहे हैं सर। आपके विजन्स कंप्लीट होंगे तो हमारी भी आगे विजन्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आमीन। यस आमीन सर। पंकज गिरी जी, आप भी एक बार, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आज आप जुड़ रहे हैं, कैसा रहा आपका अनुभव आज के इस प्रोग्राम में और आगे क्या सुनना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज गिरी शर्मा बोल रहा था सर, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम सर टू जॉइनिंग विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम जूम प्लेटफॉर्म सर। मैं एक बेसिकली सर एक टीचर हूँ सर, मैं व्याख्याता हूँ। और आपसे जो है गुप्ता सर जो हैं, आप जो हैं आपके क्लिनिक के माध्यम से ये लिंक मेरे को मिला सर, और सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे जुड़ पाया सर। मैंने जो है आपके क्लिनिक में जो है अप्रोच किया था किसी प्रॉब्लम को लेकर के, तो फिर वो जो ये लिंक जो है मेरे को भी मिला, तो फिर मैं जुड़ा सर। सर मैं बात करना चाहूंगा सर थोड़ा सा, जो अभी रिसेंट जिस प्रॉब्लम से मैं मतलब फेस कर रहा हूँ सर, मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है सर। मैं सर आपके साथ जो है मेरी प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगा सर। पता नहीं मैं आप लोगों के टॉपिक पे चल रहा हूँ कि उसके अलग। आप बोलिए, खुलकर बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली में क्या है ना सर, मेरा भाई, बड़ा भाई रायपुर में रहता है सर, और मैं छोटा हूँ सर, और मैं महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मैं टीचर हूँ सर। भाई जो है वेल क्वालिफाइड सर, PhD होल्डर, MBA किया है IIM रायपुर से, और MTech BE है, मैकेनिकल इंजीनियर है। और हमारे माता पिता दोनों का जो है सर वो शांत हो गए हैं, उनका देहावसान हो गया है सर। ओह गॉड। और अभी छत्तीसगढ़ में मान के चलिए सर कि हम दोनों ही हैं, और हमारे कोई रिश्तेदार जो है सर छत्तीसगढ़ में रहते नहीं है, और जो रहते हैं उनके साथ ऐसा कुछ लंबा ऐसा कुछ रह नहीं पाया।
हमारी मदर भी टीचर थी, तो वो क्या है, वो बाहर से आई और छत्तीसगढ़ में बस गई। वर्तमान में प्रॉब्लम ये है सर, जो मेरा बड़ा भाई है सर, वो उनकी वाइफ जो है सर 2016 से जो है 3 बच्चों को लेकर के सर डिस्प्यूट के कारण, कोई भी डिस्प्यूट रहा होगा मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो छोड़ के चली गई। और कोरोना काल से जो है सर, कोरोना काल जो पहला लहर आया था, उसके बाद से ऐसे मेरे को सिम्टम्स हल्के हल्के समझ में आ रहे थे। और अभी रिसेंट में सर ऐसा हो गया कि भाई रायपुर में अकेला रहता है, खुद के मकान में रहता है सर, और इतना पढ़ा लिखा है और बड़ा भाई है, तो मेरी सुनता नहीं है, कुछ भी बात नहीं मानता। आजकल तो बहुत दिक्कत हो गई, दुश्मन भी मानना चालू कर दिया है, मत आना रायपुर में, फोन में बात मत करना। और सर अभी मतलब वो उस मेंटली डिस्टर्ब हो गया सर, एकदम क्लियर बात है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब ये हो गया है, बड़ा भाई जो है। ठीक है, तो आप क्या चाहते क्या है? तो सर मैं ये चाहता हूँ सर कि अब चूंकि ऐसी स्थिति है कि मैं छोटा भाई हूँ और मेरा वो किसी प्रकार का सुन नहीं रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में भी सब जो है, फ्रेंड सर्कल भी ऐसे हैं कि जो बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई अच्छी अच्छी जॉब में है, कोई विदेश में है, बेंगलोर में है। अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा, सुनिए। इशू कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, मैटर कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये डायग्नोसिस है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और माइंड की प्रॉब्लम। ठीक है, लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं उसकी वजह से वो अभी गलत माइंड वाइब्रेशंस में चल रहा है। एक तरीका होता है काउंसलिंग करना, इतना आसान नहीं होता किसी को समझाना काउंसलिंग के द्वारा, कहीं काउंसलिंग सेशंस लगते हैं, बहुत मुश्किल होता है। दूसरा तरीका जो हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, हम उसकी एनर्जी ही चेंज कर दें, उसके चक्रों को पहले एनालिसिस किया जाए। अगर उसके चक्र सारे डिस्टर्ब हैं, उसका एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब है, तो उसका माइंड कभी भी ठीक नहीं होगा। हम माइंड पे काम ना करके एनर्जी बॉडी पे काम कर दें और उसे जो टेक्निक्स हैं एनर्जी बॉडी की वो सिखा दें, तो डेफिनेटली विद इन 21 डेज उसका माइंड के अंदर चेंज आना शुरू होगा, बिहेवियर चेंज होने शुरू होंगे और उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग अपने आप चेंज होगी। फिर जो उसके साथ नेगेटिविटी हो रही है, वो उसके ऑरा में जब वाइब्रेशंस एक ऑप्टिमम लेवल पर आएंगी, तो जो नेगेटिव इवेंट्स उसके साथ होते जा रहे हैं वो अगले 3 महीनों में पॉजिटिव की तरफ बदलने शुरू होंगे। इसके लिए आपको एक बार उसे यहां लाना होगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप पहले खुद कन्विंस होंगे। तो आप एक बार पहले आइए, पॉजिटिव एनर्जी में मिलिए, ये एनर्जी क्या है, कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं और कैसे हम हील करते हैं, सेल्फ हीलिंग कैसे सिखाते हैं, उसको एक बार आप समझ के जाइए यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आता हूँ सर, रायपुर में आपसे मिलता हूँ पर्सनली। और कोशिश करें अगर वो भी आ सके तो उसी दिन उन्हें भी ले आए। आप हमारे स्टाफ से बात करके मेरा एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, तो आधे घंटे के सेशन में ही मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा इस चीजों के लिए। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे संपर्क करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज गिरी सर, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें। बिल्कुल 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 सर, चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। iPhone XR, हु इज दिस पर्सन? आप कौन है सर? iPhone XR, iPhone XR। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, आप मैम? हाँ जी सर, मैं मीनू कंडा। अच्छा मीनू जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, विद्या तुसी दसो। बहुत बढ़िया जी। हाँ सब जी ठीक चल रहा है जी? हाँ जी सर, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी सी, सेशन अटेंड नहीं कर पाई। ओके जी, आज मैं फ्री से आज अटेंड करना सर का सेशन। ओके। अब इस सीरीज में आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर हाँ से जी, वापस देखिए, एक नया धमाल, नई एनर्जी, नई मस्ती और नई समझ डेवलप होगी आपके अंदर भी। हाँ जी सर। सर मैं तो बहुत बहुत चेंज होगी। ओके, हाँ जी, गुड गुड, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। एंड सुधा जी, सुधा जी, हेलो सर। हेलो सुधा जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया है, और आपके राज में तो और ही बढ़िया हो जाती हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बात मत पूछिए। बहुत अच्छा जी। क्या सुनना चाहेंगे, किस टॉपिक पे अगले अगर चीजें चाहते हैं आप, कुछ ऐसा विशेष चीज जिसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक्स में सुनना चाहेंगे? मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार आप लोगों की फरमाइश के हिसाब से कुछ बातें की जाएं। मुझे तो बस आपकी आवाज सुनना, आपका सब सुनना बहुत पसंद लगता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है।
मैंने एक वर्षा जी से भी कहा हुआ है, मेरी उनसे बात होती रहती है, तो मैं उनको भी मैंने बोला हुआ है कि मुझे अनिल सर का कोई भी टॉपिक हो, आप जो बोलते हैं ना बहुत सही और बिल्कुल, क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ बस आपके साथ। थैंक यू जी। आप भी अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपको रेगुलर अपडेट्स देती रहेगी जो भी प्रोग्राम्स होंगे। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज में लाने वाला हूं। टाइम कोशिश यही रहेगी कि 6 to 7 के बीच में ही रखें, रिकॉर्ड करके रखेंगे सर्वेश, और बाद में ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। यस सर, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये लाइफ लाइन आपकी लाइन को हमेशा अप रखेगा, आपकी एनर्जी को हमेशा अप रखेगा। जिंदगी की लाइफ लाइन अप डाउन हो सकती है, लेकिन डॉक्टर अनिल के साथ रहने वालों की लाइफ लाइन, डॉक्टर अनिल के साथ जुड़कर रहने वालों की एक कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ लाइन में आप हमेशा अप ही अप रहें। ये जो हाथों की लकीरें हैं, हाथों की लाइनें हैं, जो जीवन रेखा है, ये आपका साथ देना ना दे, इसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन एक गारंटी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू टू एवरीवन। जल्द ही हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो हम टॉपिक पे लेके आएंगे। आज जो टॉपिक है इन्हीं में से हम एक टॉपिक चुनेंगे और उसको हम लेके आएंगे, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आप तक आएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, वो ये है कि आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है। कभी ये देखा है आपने कि एक सिंगल आदमी जाके चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ गया हो और इंडिया जीत गया हो? इज नॉट पॉसिबल। अकेले भगत सिंह जी नहीं आजाद करा सकते थे इंडिया को, और चंद्रशेखर आजाद जी नहीं करा सकते थे, अकेले गांधी जी नहीं करा सकते थे। कहने का मतलब मेरा एक छोटा सा है कि हम एक मोटो के संग क्यों नहीं चले? व्हाई नॉट लेट्स क्रिएट एन आर्मी, एक ऐसा आर्मी बनाए जो इन बातों को, इन चीजों को लेके हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। और वो जो पॉजिटिव आर्मी है, शायद वो आर्मी जिस दिन बनेगी उस दिन जो हम बदलाव चाह रहे हैं वो आएगा। कल को क्यों ना ऐसा हो कि मनोज सर, अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो वहां पे आपको हमारे आर्मी का एक ऐसा इंसान मिले जो आपको पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए आ गया है, जहां पे आपको ना किसी चीज का परेशानी हो ना कुछ। आप चेन्नई जा रहे हैं, वहां पे एक लोग हैं, तो ये एक इंसान से पॉसिबल नहीं होना है। एक इंसान से इनिशिएटिव लिया जा सकता है, लेकिन खत्म अगर कोई चीज कंप्लीट होती है तो वो एक आर्मी करती है, और यही है वो आर्मी। हम सब साथ मिलके वो कर सकते हैं। कभी कभी हम लॉस और प्रॉफिट के चक्कर में इतना रहते हैं कि हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल प्रॉफिटेबल होती हैं और जिसको हमें करना ही चाहिए। एक अच्छा समाज रहेगा तो सबको ही अच्छे से रहेगा। तो मेरा ये है कि नेक्स्ट शो से एक्चुअली में क्या बोले, यहाँ पे कितने लोग हैं? 10 to 15 लोग अगर बहुत हम लोगों तक पहुंचना भी चाहें, वैसे तो हम सैकड़ों लोगों को मैसेजेस देते हैं कि आप आए, शो देखें। अगर ये शो कोई देखा होता तो पता नहीं किसको क्या सॉल्यूशन मिला होता। जैसे आज पंकज सर की एक समस्या आई है और उसका समाधान अब हम करेंगे, तो हमें उन लोगों तक, स्पेशली इस सेशन को, लाइफलाइन विद डॉक्टर अनिल जो है, इस सेशन को हमें लोगों तक पहुंचाना है कि लोग आए और लोग देखें कि क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इस आर्मी का हिस्सा बने, जहां पे लॉस और प्रॉफिट से ऊपर की कुछ बातें हो, जिंदगी की बातें हो, लाइफलाइन की बातें हो, और वो उनका समाधान उनको मिल सके, एक पॉजिटिव आर्मी प्रिपेयर हो सके। तो मैं आपको उस आर्मी का एक ऐसा पार्ट मानता हूं जो अपना काम खत्म करके रहेगा। और यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि हम सब अपना अपना पार्टिसिपेशन इस नए चीज में दें। यही बस मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। एंड नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसके इंफॉर्मेशन हम आपको 24 घंटे पहले दे देंगे, उसको भी उसकी जरूरत हो वहां तक पहुंच सके। यस सुभाष सर। सर्वेश जी, जैसे सर ने कहा तो मेरा नाम भी आप रजिस्टर कर दीजिए। श्योर मैम, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप अगर चाहें तो हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं अपना नंबर। ठीक है, मेरी आपसे बात हुई थी 2 बार। हाँ हुई है मैम, आपका नंबर भी हमारे पास है वैसे। हाँ है ना? हाँ ठीक है। श्योर मैम, ओके, थैंक यू मैम। यस सुभाष सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सुरेश जी, बहुत अच्छा सेशन सबने स्टार्ट किया आज। और क्योंकि लास्ट टाइम जो कोरोना पैंडेमिक आया था उसमें भी तो हमें पता ही नहीं चला कि कुछ कोरोना आया था, खास मैं अपने लिए बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो लाइफलाइन सीरीज कर रहे बहुत बढ़िया है। और एक टॉपिक में मैं भी आपको बता देता हूँ कि एक टॉपिक इसमें भी बात होनी चाहिए कि हाउ टू कीप पॉजिटिव माइंड सेट ऑल द डे फॉर हेल्दी एनर्जेटिक enthusiastic and playful life।
तो ऑल द डे ये होनी चाहिए कि हम पूरा दिन एनर्जेटिक हेल्दी रहे, कि माइंड को कैसे सेट करें। तो इस बारे में एक सेशन हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे माइंड को और हमारे इम्यून पावर को मजबूत रखने के लिए हमारा माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। अगर हम हैप्पी रहेंगे तो बिल्कुल ये कोरोना जितने भी है, आइक्रॉन, जो बहुत सारे जो वायरस आ रहा है उनसे बच सकते हैं। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जो जब से अनिल सर के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे वायरस तो दिखाई ही नहीं देता और मैं बहुत ही सिक्योर महसूस करता हूँ। और सर का सेशन इतना जबरदस्त होता है कि मैं सोचता हूँ कि ये हमें सबसे अपने फैमिली तक भी पहुंचाना चाहिए। सर ने अभी जो बोल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो हमें अपनी जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे ये हमको स्प्रेड करके लोगों को बताना है कि इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे फैमिली, हमारी सोसाइटी और हमारे कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू बहुत बहुत। सर आपके बात से जो टॉपिक मैंने नोट कर लिया है कि माइंड फॉर मैनेजमेंट इम्यूनिटी, मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन डिफरेंट डायमेंशन, क्योंकि इम्यूनिटी हमें डिफरेंट डायमेंशंस में नीडेड है, इंपॉर्टेंट है। तो हर डायमेंशन की इम्यूनिटी माइंड पावर से कैसे मैनेज किया जा सकता है, उससे हम एक शो अन्य सेक्शन जरूर है। राइट सर, थैंक यू तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन। आज का शो ज्वाइन करने के लिए रिकॉर्डिंग्स थोड़ी देर में ग्रुप में आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।